नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। पहले चरण का चुनाव निपटने के बाद अब सभी पार्टियों के दिग्गजों ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें सत्तारूढ़ बीजेपी समेत सभी दलों के नेताओं ने दूसरे चरण में अपने उम्मीदवारों का माहौल बनाने के लिए पूरा दम लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं ने दूसरे चरण के चुनाव वाले जिलों में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं। इसमें दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को होना है और इसके लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का शोर भी थमेगा। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। इसमें सहारनपुर है, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर, बदायूं। यहां सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं और स्टार प्रचारकों ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ताबड़तोड़ सभाएं की हैं। एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने की कोशिश में लगी भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चरण बेहद अहम है। तो वहीं इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 10 मार्च को होगा, लेकिन आज शाम 6 बजे इन जिलों में भी चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थमेगा। तो दूसरे चरण में कौन किस पर रहेगा भारी और यहां पर किसकी कितनी है तैयारी, आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल 2 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। मयंक शुक्ला, मोंटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मयंक शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और रघुवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रघुवेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रघुवेंद्र जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। चूंकि पहला फेज तो हम लोगों ने देखा और अब सेकेंड फेज में भी आज जो चुनाव का प्रचार का जो शोर है वो थमने वाला है। इस सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का आकलन आप कैसे करते हैं? यहां पर किस तरह से आप लोगों की तैयारियां हैं? पहला रिएक्शन मैं आपका इसी पर चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी तो बहुत बेहतर है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और ईमानदार प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा है। बहुत ईमानदारी से पिछले 5 वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है। पूरे 5 वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से कोई दंगा नहीं हुआ है, किसी ने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया है, कोई अपहरण नहीं हुआ है, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है, कोई जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं हुआ है। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को दहलाने का काम किया था, जिस प्रकार से लगातार समाजवादी पार्टी की 2012 से लेकर के 17 तक सरकार थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता भयग्रस्त रहती थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई ना कोई बड़ी घटना ना हो जाए। सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक साबित होती हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के एजेंडे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इस बार भी, देखिए, अगर कोई आदमी एक बार गलती करता है तो उसे गलती कहते हैं, अगर बार बार गलती कहता है तो उसे गलती नहीं कहते हैं, अपनी योजना का भाग कहते हैं। इस बार भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के द्वितीय फेज के 55 सीटों में इन्होंने 35 अपराधी उम्मीदवार उतारे हैं। ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को भयग्रस्त करना चाहते हैं? अपराधी उतार करके उनको पलायन के लिए पूरा मजबूर करना चाहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो ऐसा 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 पूरा होगा जैसा 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 पहले होता रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इनके जो चाल चलित चेहरे को पहचान चुकी है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो 12 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश में शासन करती रही है। उत्तर प्रदेश की जनता, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से अपने 2012 के घोषणा पत्र में तथाकथित कुछ घटनाएं मैं बताना चाहता हूं, मात्र मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। उन्होंने एक जिक्र किया था बेरोजगारी भत्ते का। इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट किया था बेरोजगारी भत्ते को लेकर के। उसकी क्या गति इन्होंने की? मात्र 8 लाख नौजवानों को 2 वर्षों तक 2 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया था। वादा इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को 2000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देंगे। फिर उसके बाद 2014 में ये 2 रुपए भी नहीं दे पाए। 2014 में वो बेरोजगारी भत्ता बंद किया। इसी तरीके से इन्होंने किसानों के लिए एक योजना का जिक्र किया था अपने घोषणा पत्र में कि किसानों को 65 वर्ष की आयु के बाद हम जो है पेंशन देंगे। उत्तर प्रदेश के कितने किसानों को पेंशन मिल रही है? बार बार बहकावे में आने वाली उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है इनका। लेकिन इन मुद्दों के आधार पर 17 में आपको वोट मिल चुका है ना, चूंकि उन्होंने ये पूरा नहीं किया होगा तभी सत्ता में आप लोग आ गए हैं। लेकिन इस बार मुकाबला खड़ा है, ये बात समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है। इस पर मैं और रिएक्शन आपके लूंगा, लेकिन आस्था जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आस्था जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। आस्था जी, किस तरह से देख रहे हैं? तो फर्स्ट फेज अब निकल चुका, अब तो सेकंड फेज में आज भी उसका जो चुनाव प्रचार है उसका शोर थम जाएगा 6 बजे।
आप कांग्रेस पार्टी का आकलन कैसे करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी तो अपने अपने जीत के दावों में लगी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कहां आंकती हैं आप, आस्था जी? देखिए आयुष जी, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर के इस बार बहुत आश्वस्त है कि हम बहुत बेहतर करेंगे और इस बार हम सरकार में होंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए जनता पर अत्याचार के खिलाफ अगर कोई पार्टी जमीन पर खड़ी हुई है, जनता के साथ खड़ी हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और ये बात मैं हर बार दोहराती हूँ, सिर्फ इसलिए दोहराती हूँ कि ये हकीकत है। चाहे लखीमपुर की घटना हो, किसानों के साथ हुई हो, या उस महिला कार्यकर्ता के साथ हुई हो जिसकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साड़ी खींचने का कार्य किया। फिर उम्बा की घटना रही हो, उन्नाव की घटना रही हो, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमने देखा कि किस तरीके से एक महिला के साथ दुष्कर्म करते हैं और वो आरोपी रहे हों। और आज भारतीय जनता पार्टी की हकीकत हमें देखने की आवश्यकता है कि चाहे जितना ये लॉ एंड ऑर्डर पर छाती ठोक करके बोले, मगर इनके गले में जो, जिसे कहते थे ना कि भारतीय जनता पार्टी के राज में अपराधी भाग जाएंगे या अपराधी के गले में टक्की डाल करके घूमते हैं अपराधी, तो हकीकत ये है कि अपराधी गले में अपने भारतीय जनता पार्टी का टिकट डाल करके घूमते हैं, ना कि टक्की डाल करके घूमते हैं। और जहां ये लोग बात करते हैं कि बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गया माहौल उत्तर प्रदेश में, तो ये सच्चाई है कि इन्होंने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फंड, लगभग 80% फंड इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापन और प्रचार के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जो जगह जगह पर जनता के साथ खड़ी दिखाई दी है और जनता के दर्द को, हमने उनकी आवाज को उठाने का काम किया है। इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि हम इस बार सरकार में होंगे। राघवेंद्र जी, अभी अखिलेश यादव को भी हम लोग सुन रहे थे, उनका भी ये कहना है कि अभी जो फर्स्ट फेज बीता है उसने ये दिखा दिया है और जनता ने ये तय कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ही सत्ता में वापसी कर रही है। मैं आपका इस पर भी जवाब चाहता हूं। दूसरा, जो आस्था जी ने सवाल खड़े किया, आप लोगों ने जो किया विगत 5 वर्षों में, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी एक विकल्प के तौर पर जनता को दिख रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे विकल्प के तौर पे दिख रही है, ये भाई इनका तो जो सब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो ये तो कहेंगे, ये तो कहेंगे नहीं कि उत्तर प्रदेश में हमें 10 सीटें आने वाली हैं। ये तो कहेंगे नहीं कि लोकसभा चुनाव में भी हमारी नेता आई थी उत्तर प्रदेश में, बहुत ढोल ताशे बजाए गए थे, उन्होंने बहुत शोर मचाया था कि बड़ी अच्छी स्थिति कांग्रेस की किए दे रही है। 2 सीटें थी, ये सीट गायब हो गई थी। इनका ये फर्ज है, उनको कहना भी यही चाहिए। अब मैं समाजवादी पार्टी पर आना चाहता हूं। देखिए, कंपेरिजन तो किया जाएगा, कंपेरिजन करेंगे तभी कंटेंट निकल करके आता है। और इस बार के घोषणा पत्र की इनकी जो है, जिस प्रकार से आस्था जनता की होनी चाहिए, तो 12 वाले पर भी ध्यान जाना चाहिए। 12 में जो जो घोषणाएं की थी उनमें कितना इन लोगों ने कार्यान्वयन किया, तो उसी हिसाब से ये जैसे बिजली, मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं या अन्य पेंशन की बात कर रहे हैं, तो वो उसी तरीके से धता बताएंगे जैसे इन्होंने 2012 के घोषणा पत्र में की थी। भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विकास के इतने बड़े आयाम स्थापित किए हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के 4 कार्यकाल जोड़ लें, बहुजन समाज पार्टी के 3 कार्यकाल जोड़ लें, 7 कार्यकाल अगर हम जोड़ लें, और भारतीय जनता पार्टी के 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष मैं इसलिए कह रहा हूं, 1.5 वर्ष हमारे कोरोना काल में खराब हुए हैं, 3.5 वर्ष इनके सभी कार्यकालों में भारी पड़ेंगे। बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है। आजादी से लेकर के 2017 तक, जब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार संभाली थी, मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे। और एक बात यहां मैं और कहना चाहूंगा, 17 में से 4 मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों के समय के थी। कुल कहने का मतलब है 1947 से लेकर 2017 तक मात्र 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे। हमने उनकी संख्या बढ़ा करके 35 ही नहीं करने का काम किया, 59 करने का काम किया। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी जोड़ लें, उत्तर प्रदेश में 4 हमने। लेकिन राघवेंद्र जी, उस पर तो सवाल ये भी है और तर्क ये भी है कि उसमें तो आधे से ज्यादा मेडिकल कॉलेज तो ऐसे हैं जिसमें सत्र में पढ़ाई ही शुरू नहीं हुई है, कुछ की बिल्डिंग अभी बन रही है या वो फिर अंडर प्रोसेस हैं। ऐसा नहीं है कि सब वर्किंग पोजीशन में आ गए कि वहां पर आप जाइए और आपको इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं, देखिए, प्रयास करना चाहिए। हमने प्रयास किया, काफी हद तक सफल हुए। कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी में पढ़ाई शुरू हो गई है, किसी में चिकित्सा होने लगी है। जब कोई काम होता है तो इनिशियल स्टेज में भी होता है और वो पूरा भी होता है। इन लोगों के प्रयास में क्या था? इन लोगों ने क्या प्रयास किया? उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बनाने का काम किया। जब इनकी सरकारें थी, हर तीसरे दिन दंगा हुआ करते थे, बड़े बड़े अपराधी इनके साथ हेलीकॉप्टर में घूमा करते थे। हम लोगों ने इन्हीं के समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से
2,000 करोड़ की संपत्ति छुड़वाने का काम किया है। सैकड़ों इन लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट देते जो वांछित अपराधी होते थे। इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। लखनऊ में बम विस्फोट हुआ था, आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, अखिलेश यादव ने क्या किया था? हलफनामा दायर किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब फटकार पड़ी थी तब उन्होंने वापस लिया था। उन आतंकवादियों को छुड़ाना चाहते थे। ये कहना क्या चाहते हैं ये लोग? उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम वर्ग आतंकवादियों को छुड़ाने से खुश होगा? क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाने से खुश होगा? क्या हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को 45 लाख से अधिक गरीबों को आवास उपलब्ध कराए, 1.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली दी, 7 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 लाख तक का बीमा दिया, 3 करोड़ मुफ्त शौचालय बनवाए, बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई। हम लोगों ने कभी भी इसमें जाति धर्म पंथ का भेदभाव नहीं किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के अंत्योदय विषय को लेकर के हम लोगों ने समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। शायद कोई ऐसा परिवार रहा हो भारतीय जनता पार्टी केंद्र या उत्तर प्रदेश की योजना का लाभ उसे न मिला हो। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब वो तो प्रदेश की जनता तय कर देगी राघवेंद्र जी। अब तो 10 तारीख में ज्यादा समय बचा कहाँ है। आस्था जी, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए या बचाने के लिए तो ये बात कह सकते हैं कि इस बार प्रदर्शन आपका अच्छा है या आप सत्ता में भी आ सकते हैं, लेकिन 32 साल में ऐसा बदला क्या है कांग्रेस के लिए कि 22 में आपको उम्मीद जग रही है? आस्था जी देखिए आयुष जी, सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी जी के आने के बाद से यहाँ पर हमारा पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है और उन्होंने ब्लॉक लेवल तक, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य किया है। और प्रियंका गांधी जी के आने के बाद से हमारे यहाँ पार्टी में बहुत ज्यादा ऊर्जा आई है। और मगर जैसे कि राघवेंद्र जी अभी बोल रहे थे तो मैं कुछ बातों पर आपका ध्यान चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा सा समय दे तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले इन्होंने घोषणा पत्र की बात करी तो मैं घोषणा पत्र की बात पर बताती हूँ क्योंकि पश्चिम यूपी का चुनाव है तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है कि रहा है तो वहां पर किसानों का मुद्दा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन, चलने से लंबा चलने वाला आंदोलन में से एक ये किसान आंदोलन जो कि चला सिर्फ इस वजह से कि सरकार क्रूर थी, सरकार असंवेदनशील थी। और इन्होंने जो वादे किए थे अपने पिछले घोषणा पत्र में, वो एक वादा था कि ये 25,000 करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएंगे, जो कि जुमला साबित हुआ। एक वादा इन्होंने किया था कि ये फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाएंगे, वो भी जुमला साबित हुआ। इन्होंने कहा था कि आलू, प्याज और टमाटर की खेती पर भी ये समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे, वो भी जुमला साबित हुआ। तो जो मेन मुद्दा है वो अपने घोषणा पत्र का इन्होंने खुद पूरा नहीं किया है और ये दूसरों को आईना दिखाने चले आते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि बहुत ज्यादा विकास किया इन्होंने, तो मैं यही कहूंगी कि जैसे कि इनका नारा है ना कि सोच ईमानदार और काम दमदार, तो सोच ईमानदार और काम दमदार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, बल्कि सोच इनकी दागदार है और काम इनका बंटाधार है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर काम बंटाधार ना होता तो इनको विज्ञापन में छापने के लिए बाहर से बिल्डिंगे और बाहर से पुल उधार नहीं लेने पड़ते। और दूसरी चीज कि अगर सोच इनकी ईमानदार होती तो अभी ये जो आपका पहले दिन मतदान हुआ है, पहले चरण का जो चुनाव का मतदान था, उसी ही दिन ये आशीष मिश्रा जो कि इनके नेता, इनके कैबिनेट मंत्री तेनी जी का लड़का है, वो रिहा न हो जाता। तो इनकी सोच में भी खोट है। और तमाम जगहों पर वोटिंग के दौरान ये शिकायतें ना आती कि हमारा एक आदमी गया, उसका भी वीडियो मैंने बहुत ज्यादा देखा और बहुत सारे लोगों ने उसको, पत्रकारों ने ही चलाया हुआ था कि वो आदमी गया वोटिंग सेंटर पर और उसको ये बताया गया कि तुम्हारा वोट तो पड़ चुका है। और इस तरीके की तमाम घटनाएं हुई जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ जहाँ पर चुनाव हो रहा था वहां पर देखने को ये मिला। तो इनकी सोच में भी खोट है, इनके काम में भी खोट है। मयंक जी मेरे साथ जुड़ गए, अब मैं मयंक जी से भी एक रिएक्शन लेता हूं। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। मयंक जी, पहले फेज तो हम लोगों ने देख लिया और अब सेकंड फेज का भी आज जो चुनाव प्रचार है वो थमने वाला है। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां और किस तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, तकनीकी की समस्या है। राघवेंद्र जी, आपके ही पास में वापस लौटता हूं। राघवेंद्र जी, जो आस्था जी जो बात कह रही थी, और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर 12 के घोषणा पत्र यानी समाजवादी पार्टी का आप जिक्र करेंगे तो आपको भी बताना पड़ेगा कि आपने 17 में जो वायदे किए उनमें से कितने पूरे किए। देखिए इन्होंने 17 में जो वादे किए थे कोई भी पूरे नहीं किए। इनका जो पत्र है जो इन्होंने घोषित किया है, संकल्प पत्र नहीं है, वो झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने लगातार बेवकूफ बनाने का काम किया है जनता को। ये अभी तमाम बातें कर रहे थे, शौचालय पे रुक जाते हैं आकर। कोई भी इन्होंने हॉस्पिटल बनाया हो बरेली में
कोई भी इन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, कागजों के अलावा सिर्फ कागजों में बात करते हैं, कागजों में ही कार्य करने का काम करते हैं। और उसके बाद इन लोग का काम है प्रोपोगंडा फैलाना। पहले प्रोपोगंडा बनाएंगे। एडोल्फ हिटलर की सरकार में एक प्रोपोगंडा मंत्री होता था, इनकी सरकार में सारे कार्यकर्ता, सारे नेता, सारे मंत्री सब प्रोपोगंडा मंत्री बन गए हैं। झूठ बोलने के अलावा कोई काम करते नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धरातल पे इनका कोई काम दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ये लोग अंत में आकर फिर जातिगत और धर्म की राजनीति करने का काम करते हैं। प्रदेश में विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनके प्रवक्ताओं की आप बातें सुनिए, थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद ये तुरंत जाति धर्म पे चले जाते हैं। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए। भाई जाति धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं क्या? अखिलेश यादव कभी जिन्ना की गोदी में बैठे नजर आते हैं, कभी सरदार पटेल से तुलना करते हैं, कभी पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। आरोप हमारे ऊपर। चलिए अब आपका झूठ क्या भाई? हम कब करते हैं भाई? भाई आप बात आप करते हैं, ठीक है, मेरे माथे फोड़ रहे हैं भाई। बात आप करते हैं, ठीक है, मेरे माथे फोड़ रहे हैं। रहने दीजिए, निर्णय वो कर देंगे, आप परेशान मत होइए। प्रवक्ता जी, अरे श्रीमान जी, आप लोग जिस तरीके से जनता को भयग्रस्त करने का काम करते हैं, बड़े बड़े बाजार पे जाके आंसू बहाने का काम करते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, और मुझे लगता है कौन क्या करता है इसका फैसला अब जनता करेगी बहुत जल्दी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। तो अब देखना यह है कि कोई सेकंड फेज का जो चुनाव प्रचार है उसका शोर थम जाएगा, लेकिन इस इलाके की जनता ने इस बार किसके लिए अपना मन बनाया है इसके लिए इंतजार करिए, और 10 मार्च को ये सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।